अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ज़िंदगी परेशानियों से, बीमारियों से, टेंशनों से, हर तरह के इश्यूज़ हैं ज़िंदगी में और इंसान कुछ लम्हों के लिए सुकून चाहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी सच्ची कहानियाँ जो लोगों के साथ वो बीते हुए लम्हात, वो वाक़यात, वो खौफनाक बातें आपके साथ इस अंदाज में शेयर करूं कि उसको सुनते हुए जब तक आप कहानी को सुन रहे हैं तो अपने हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी को भूल के आप कहानी के अंदर इस अंदाज में खो जाएं कि जब कहानी ख़त्म हो तो आपको लगे कि आप उस सहर अंगेज़ कहानी से वापस अपने बिस्तर पे, अपने घर में लौटे हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहानी को पसंद करते हैं, फीडबैक भी बताते हैं कि ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुकी है ये कहानी कि जब तक ना सुने नींद नहीं आती, जब तक ना सुने बेचैनी रहती है। और मेरा भी यही मकसद था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लम्हों के लिए एक लोरी का सा काम दे मेरी स्टोरी कि जब आप इसको सुने तो जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आ जाए, ज़िंदगी में कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। और बहुत ज़्यादा लोग फीडबैक देते हैं ऐसा ही महसूस होता है। तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ, आप जैसे और भी कई लोग होंगे जो सुकून की तलाश में होंगे, लोरी सुनना चाहते हैं कि उनको नींद आ जाए, उस बीमारी की वजह से परेशान हैं कि जिसकी वजह से रात सारी जागते रहते हैं। तो आपका स्टोरी को शेयर करना और लाइक करना, उन लोगों तक इस अंदाज में पहुंचाना है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा और इस नेक काम में आप भी हिस्सेदार होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है, इनका नाम है, वो कहते हैं मेरा नाम फ़िदा अली सुलेमानी है और मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के ज़िला खरमंग के खूबसूरत गांव गवैस से है। फ़िदा अली सुलेमानी पहले भी मुझे एक कहानी भेज चुके हैं छोटी सी, और उन्होंने एक आज सच्ची कहानी भेजी है। मैं चाहूँगा कि वो छोटी कहानी भी इसी के साथ ही सुना दूँ। ये कहानी है एक ऐसे कबीले की जो रेशी पे रहता था और जहाँ पे एक सबसे ऊंचा गांव का पहाड़ था जिसका नाम था शोनेखा और इसकी ऊंचाई थी 4574 मीटर। कहते हैं इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं इस पहाड़ को, शोनिका पहाड़, और जिसकी ये ऊंचाई है। वो कहते हैं कि रेशी कबीले के अंदर एक बुजुर्ग जो बहुत ही मुअज़्ज़िज़, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, मिलनसार और खेती बाड़ी करते थे। अब तो वो बुजुर्ग हो चुके थे लेकिन जवानी में उनका कहना ये था कि इस अंदाज में लोग उनको जानते थे कि अपने काम से काम रखने वाले, लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करने वाले, लोगों की खिदमत करने वाले, किसी को किसी लम्हे किसी भी मदद की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते। फिर वक्त गुज़रा, उनकी शादी हुई और बीवी भी उन्हीं के मिजाज की एक ऐसी बीवी मिली जो उन्हीं की तरह रहमदिल, मेहरबान और सुलझी हुई खातून थी। खुदा ने उनको एक बेटी से नवाजा। जब बेटी आहिस्ता आहिस्ता उनकी बड़ी हुई तो उन्होंने घर के अंदर भेड़ बकरियां भी पालनी शुरू कर दी और एक कुत्ता भी उन्होंने इसलिए घर की रखवाली के लिए रख लिया कि वो जो भेड़ बकरियां थीं घर में मौजूद रहती थी वो उनकी रखवाली करता था। जिस कहानी में उनका नाम मैं बुजुर्ग रखने जा रहा हूं, वो बुजुर्ग खुद खेती बाड़ी करते थे और जो उन्होंने घर के अंदर भेड़ बकरियां पाल रखी थी
वो उनकी बीवी लेकर जाती और साथ में वो कुत्ता होता। वो अपने घर से निकल जाते, वो उन बकरियों को चराती और शाम होने से पहले पहले उन बुजुर्ग की वो बीवी और उनका कुत्ता घर पहुंच जाते। वो खुद खेती बाड़ी करते थे, उनके लिए शायद खेती बाड़ी से जो इनकम आती थी वो काफ़ी थी, लेकिन क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, तो इसलिए भेड़ बकरियां भी पाल के उनके दूध उनको बेच के जो पैसे जमा होते वो गरीबों की मदद के लिए होते। वक्त पर लगा के उड़ जाता है। ऐसे वक्त गुजरता है कि पता ही नहीं लगता कि बेटी जवान हो गई। मैं यहाँ पे खुद से फर्जी नाम उसका, वो तो एक कबीला था, रेशी कबीला था, तो इससे मिलता जुलता मैं रेशमा रख लेता हूँ नाम। रेशमा भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब माँ के साथ वो भी सुबह बकरियां चराने के लिए रवाना हो जाती और माँ अपनी बेटी को सिखा रही थी कि किस अंदाज में बकरियों को घर से बाहर लेके जाना है, कैसे एक एक उस बेजुबान जानवर का ख्याल रखना है, उसको गाइड करना है, कैसे घर से बाहर उसको लेके जाना है और कैसे उसको वापस लेके आना है। वहीं पे वो वफादार कुत्ता भी उनकी मदद करता। घोड़ा और कुत्ता दो ऐसे जानवर हैं जिनसे बढ़ के कोई भी जानवर वफा नहीं करता, जो वफा घोड़े और कुत्ते के अंदर है। वक्त गुजरा, अब बीवी घर पर होती और रेशमा भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए जाती। मां उसको खाना बनाकर दे देती। वो घर में सुबह उठती, नाश्ता करती और नाश्ता करने के बाद अपने कुत्ते को बुलाती। वो वफादार कुत्ता दुम हिलाता हुआ रेशमा के पास आता, वो उसको प्यार करती और वो घर से भेड़ बकरियों को लेकर रवाना हो जाते। उस वक्त जो घर बनाए जाते थे कच्चे घर होते थे। ये तकरीबन कहानी 150 साल पुरानी है। कच्चे घर से वो जब रवाना होते तो रेशमा आगे आगे होती और कुत्ता सबसे पीछे होता। कोई भी भेड़ या बकरी इधर उधर भटक जाती तो वो भाग के भौंकता हुआ उसको वापस उन भेड़ बकरियों की तरफ ले जाता। रेशमा के हाथ में एक डंडा होता और उस डंडे के कोने पे कपड़े से बंधा हुआ वो खाना होता जो वो दिन को बैठ के वहां पे खाती। और जब दूर वो पहुंच जाते तो भेड़ बकरियां चरना शुरू हो जाती। साइड पे पानी का एक बड़ा सा तालाब भी होता और रेशमा कुछ देर इधर उधर टहलती और उसके बाद दरख्त की छांव के नीचे बैठ जाती। जब दिन का टाइम होता तो वो खुद भी बैठ के खाना खाती और उसमें से कुछ रोटी के टुकड़े उस कुत्ते को भी खाने को दे देती। वहीं पे वो खुद उस तालाब से अपने लिए पानी भरती, खुद भी पीती और कुत्ते को भी थोड़ा सा पानी पिलाती। बकरियां इधर उधर से घास फूस खाती रहती और जब उनको प्यास लगती तो वो उस तालाब से पानी पीती। और जब सूरज ढलने लगता, वक्त बताता कि अब शाम होने लगी है, सूरज ढलने लगा है, अब रात की तारीकी कुछ ही लम्हों बाद हर तरफ अपनी काली चादर को फैला देगी। तो वो अपनी बकरियों को एक मखसूस आवाज में इस तरह पुकारती कि चलो घर जाने का वक्त हो गया। और जैसे मुंह से एक मखसूस वो आवाज निकालती तो वो भेड़ बकरियां समझ जाती कि अब हमें वापस घर की तरफ जाना है। वो कुत्ते को एक इशारा करती और कुत्ता भागता हुआ जाता। जो भेड़ बकरियां अभी तक खाने में मसरूफ होती उनको भौंक भौंक के इस तरह मुतवज्जो करता कि चलो घर जाने का टाइम हो गया। और वो भी कुत्ते के भौंकने की वजह से भाग के उस भेड़ बकरियों के साथ शामिल हो जाती। कुत्ता और रेशमा उनको लेकर जब घर पहुंचते तो वो कच्चा सा बड़ा सा घर, जिसके एक साइड पे भेड़ बकरियों को रखने के लिए आगे कमरे भी बनाए हुए थे, लेकिन उससे पहले खुला सा मैदान सा जिसके चारों तरफ कच्ची दीवार की गई थी, उसका दरवाज़ा खोल देती और वो सारी भेड़ बकरियां अंदर चली जाती। गर्मियों के मौसम में वो एक खुला सा सहन सा कह लीजिए जो बकरियों का लिए बनाया गया था उसमें होती। और जब सर्दियां होती तो आगे जो कच्चे कमरे बनाए गए थे वो भेड़ बकरियां उन कच्चे कमरों में चली जाती।
ऐसी ही एक शाम वो अपने घर पहुंची तो कुछ खामोश खामोश से थी। मां ने पूछा, क्या हुआ रेशमा, कुछ खामोश सी नजर आ रही हो। वो बोली, नहीं मां, कोई बात नहीं। मां मां होती है, बेटी के चेहरे से पहचान गई थी कोई बात जरूर है, लेकिन बेटी ने मां को नहीं बताया। वो रात को सोई नहीं, वो अपनी बिस्तर पे सोने के लिए तो लेट गई, लेकिन शायद कहीं ख्यालों में गुम थी। जवान हो चुकी थी। मां ने भी एक दफा देखा कि बेटी बिस्तर पर तो लेटी है, लेकिन आंखें बंद नहीं हैं, आंखें खुली हैं। मां शायद समझी जवान होते ही हर लड़की अपने शहजादे के ख्वाब देखती है, शायद बेटी भी कुछ ऐसा सोच रही हो, कल इससे पूछूंगी। सुबह हुई, रेशमा ने नाश्ता किया। मां ने फिर से पूछा, रेशमा क्या बात है, क्यों परेशान हो, मुझे बताओ ना। तो रेशमा ने दूर कहीं कुछ लम्हों के लिए ऐसे देखा जैसे कुछ लफ्ज चुनने की कोशिश कर रही हो, कुछ लफ्जों को जमा करने की कोशिश कर रही हो, और उसके बाद फिर मां की तरफ देख के बोला, नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं चलती हूं। मां ने खाना उसके लिए जो पैक किया था, कपड़े के अंदर जो बांधा था, उसको पकड़ाया। उसने खाना अपने उस डंडे के साथ बांधा, कुत्ते को आवाज दी और वो रवाना हो गए। शाम का वो लम्हा आ पहुंचा जिस वक्त मां इंतजार करती थी। रेशमा घर के अंदर दाखिल होती थी। भेड़ बकरियों को उनके जाड़े में डालने के बाद वो मां के पास आती, हाथ मुंह धोती और मां से खाने का कहती, मां के साथ बैठती। आज वो लम्हा तो आ गया था, घड़ियां तो थी नहीं, 150 साल पुरानी कहानी है। तो लोग मौसम के हवाले से सर्दियों में जल्दी सूरज गरूब हो जाता है और गर्मियों में बहुत लेट सूरज गरूब होता है। तो मौसम के हवाले से अंदाज़ा लगा लेते थे गांव के लोग कि ये टाइम हुआ चाहता है, और टाइम हो गया था। अभी तक रेशमा क्यों नहीं आई। कुछ लम्हे और गुजरे, शायद कुछ देर हो गई। थोड़ी देर और गुजरी तो मां परेशान हुई, क्या हुआ आज रेशमा लेट क्यों हो गई। कि 1 घंटा और गुजर गया, रेशमा का कोई पता नहीं था, ना ही बकरियां ना ही रेशमा और कुत्ता अभी तक पहुंचे थे। मां के दिल की धड़कन पहले ही तेज थी। रात भी उसने बेटी को जागते हुए अपने बिस्तर पर पाया था, कल भी पूछा था, सुबह जाने से पहले भी पूछा था कि बताओ रेशमा क्या बात है, और वो चुप कर गई थी। मां तहैया करके बैठी थी, आज जब रेशमा आई थी तो जरूर उससे पूछूंगा कि कुछ तो है बेटा जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ क्या बात है। लेकिन 1 घंटा ऊपर हो गया था, रेशमा सामने होती तो वो मां पूछती। यहां तक कि थोड़ी देर के बाद मां ने देखा भेड़ बकरियां घर की तरफ आ रही हैं, और आगे आगे चलती हुई जो रेशमा होती थी, रेशमा आगे नहीं है, कुत्ता उनको लेकर घर के अंदर इस अंदाज में आ रहा है कि जैसे आज ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ पड़ी है, आज रेशमा नहीं है। मां का दिल धक से रह गया। भेड़ बकरियां उसी तरह अपने बाड़े के अंदर चली गईं, लेकिन रेशमा नहीं थी। कुत्ते ने जब भेड़ बकरियों को बाड़े के अंदर रवाना कर दिया, क्योंकि वो पीछे पीछे था, भौंकता हुआ उनको आगे बढ़ने में मदद देता था। जब भी कोई भेड़ बकरी बहक जाती, साइड पे हो जाती, तो वो भौंकता हुआ सिमट जाता और उसको अपनी जुबान में कहता, उस तरफ जाओ। और जब भेड़ बकरियां बाड़े के अंदर चली गईं तो वो कुत्ता सामने आकर इस अंदाज में भौंकना शुरू हो गया जैसे कुछ कहना चाहता हो। इंसान कुत्ते की जबान कहां समझ सकता है। हां, इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि अपनी जबान में कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाहता है, मुसलसल भौंक रहा है। परेशान हुई और इतनी देर में खेतों से काम काज करके रेशमा के वालिद भी, वो बुजुर्ग भी घर दाखिल हुए। बीवी को परेशानी की हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ। बीवी बोली, भेड़ बकरियां और कुत्ता तो आ गया है, रेशमा नहीं आई। बोला, ये कैसे हो सकता है, रेशमा कहां है, यहीं कहीं होगी। तो मां ने कहा, नहीं, रेशमा का कोई पता नहीं है। वो दोनों बीवी बाहर निकले और रेशमा को देखना शुरू कर दिया। शायद कहीं गली में, मोहल्ले में, ये छोटा सा जो गांव का रास्ता था वहीं कहीं रुक गई हो, किसी से बात करने में लग गई हो और कुत्ते को रवाना कर दिया हो घर के तरफ।
इधर उधर हर तरफ देख लिया तो रेशमा का कहीं पे कोई पता ना था। दोनों मियां बीवी ने उस छोटे से गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा डाला और उनसे पूछा, रेशमा आपके घर तो नहीं आई? और वो कहते, नहीं रेशमा यहां तो नहीं आई। और वो घर के फर्द बाहर निकल के कहते, चलो हम भी देखते हैं, आपके साथ ढूंढते हैं। और जिस से पूछते जाते गांव वाले सारे अपने घरों से बाहर निकलते आ रहे थे कि नहीं हमारे घर में तो रेशमा नहीं आई, चलो हम भी आपके साथ ढूंढते हैं। और यूं ढूंढते ढूंढते पूरे गांव से पूछ लिया गया। रेशमा की माँ और रेशमा का बाप कुछ घरों की तरफ जा रहे थे तो गांव के बाकी लोग खुद से दूसरी सिमत जाके बाकी घरों से पूछ रहे थे, रेशमा आपकी तरफ तो नहीं आई। और यूं गांव के लोग मुख्तलिफ एक दूसरे के घरों से पूछते फिर रहे थे, रेशमा बेटी आपकी तरफ तो नहीं आई। और रेशमा बेटी का कहीं पे कोई पता नहीं था। रात हो चुकी थी, पूरे गांव से पूछ लिया गया था और पूरा गांव कह रहा था नहीं रेशमा का कुछ भी पता नहीं चला। वो सारे परेशान हो गए, या खुदाया ये क्या माजरा है। आज गांव में कोई भी सोने को तैयार नहीं था। गांव की जवान बेटी रेशमा गायब हो चुकी थी और ये पहला वाकया था इस गांव के अंदर के जवान बेटी का कोई पता नहीं था। वो तो ऐसी वैसी बच्ची नहीं थी, वो तो बहुत फर्मा बरदार बच्ची थी, मोहब्बत करने वाली बच्ची थी, ख्याल रखने वाली बच्ची थी, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। तो वो कहाँ चली गई है, वो मासूम कहाँ रह गई है? पूरा गांव उसको ढूंढता फिर रहा था। वो लम्हा आ पहुंचा जब सब सो जाते थे अपने खाने वगैरह खा के। आज तो बहुत सारे गांव के लोगों ने खाना तक नहीं खाया था। खाना हजम ही कैसे होता, लुकमा जुबान कैसे खा पाती, कैसे गला निगल पाता उनकी जवान बेटी, वो सबकी बेटी थी। ये वही मोहब्बतों भरा दौर था जब बेटी सबकी सांझी होती थी। बेटियां इस अंदाज में सांझी होती थी कि वो रेशमा उस बुजुर्ग की नहीं, उस गांव की बेटी थी। उस गांव की हर बेटी दूसरों की बेटी थी। अब तो अंधेरा फैल गया था। लालटेन की रोशनी में माँ बाप कहाँ ढूंढ सकते थे, फिर भी लालटेन उठाया, इधर से उधर भटकते रहे, इधर से उधर ढूंढते रहे, लेकिन रेशमा का कुछ पता नहीं था। थक हार के माँ बाप घर आके बैठे। कुत्ता जमीन पे इस अंदाज में उदास होके बैठा था कि जब वो घर में दाखिल हुए तो कुत्ता फिर से उठ के खड़ा हो गया। बाप का सर झुका हुआ था, परेशानी की हालत में, बेटी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से दाखिल हुआ, वो कुत्ता जो दोनों अपने हाथों के ऊपर अपना मुंह रख के ऐसे बैठा था, जैसे ही उसने मालिक को देखा, बुजुर्ग को देखा, उठ के भौंकना शुरू हो गया। तो पीछे से बीवी बोली, जिस वक्त ये अकेला आया था उस वक्त भी ऐसे भौंके जा रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मैं नहीं समझ पाई ये क्या कहना चाह रहा है। वो बुजुर्ग भी कुत्ते की जबान को समझने की कोशिश करता, लेकिन क्या समझ आता। कुत्ता अपनी जगह से खड़ा होकर मुसलसल भौंके जा रहा था और इस अंदाज में दुम हिलाई जा रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। वो दरवाजे की तरफ लपकता और वापस आ जाता, फिर दरवाजे की तरफ भागता और वापस आ जाता, जैसे कहना चाह रहा हो मेरे पीछे आओ। उस बुजुर्ग को इतना तो समझ आ गया कि कुत्ता उनको अपने पीछे बुलाना चाह रहा है, लेकिन वो कि रात के इस पहर कहां जाएंगे। उन्होंने फिर भी कुत्ते को इस अंदाज में इशारा किया, इस आवाज में उसको पुचकारा कि चाओ कहां जाना है। कुत्ता बाहर निकला। वो दोनों मियां बीवी बाहर निकले, लेकिन कुत्ता थोड़ी ही देर के बाद इस अंदाज में अंधेरे में वो देख सकता था, लेकिन उन मियां बीवी को लगा कि इस वक्त इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। गांव के लोग भी जो सोए नहीं थे वो बाहर निकले और उस बुजुर्ग से बोले, कहां जा रहे हो? तो वो बुजुर्ग मियां बीवी बोले, कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, हमें कुछ कहीं लेकर जाना चाह रहा है। तो बोले, नहीं इस वक्त ठीक नहीं है, हम सुबह जैसे ही सूरज निकलने से पहले रोशनी तलू होगी, अंधेरा छटने लगेगा, उसी वक्त ही चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त जाना ठीक नहीं है। खतरनाक पहाड़ है, खतरनाक रास्ता है और तुम इससे वाकिफ हो। गांव वाले के समझाने पे दोनों मियां बीवी घर के अंदर वापस आ गए, लेकिन सो ना सके। दोनों अपने अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, परेशान थे। हाय हमारी रेशमा कहां चली गई।
जैसे ही सुबह की पू फूटने लगी, जैसे ही पू फूटती है, उस पू के फूटते ही हल्का 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 उजाला होना शुरू हो जाता है। हर सिमत से इस अंदाज में उजाला होता है कि चिड़ियों की चहचहाहट, इस अंदाज में चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देती हैं कि सुबह होने लगी है। अभी सूरज के निकलने में कुछ टाइम होता है। और उन्हें कुत्ते को आवाज़ दी। शायद उन मियाँ बीवी की तरह वो कुत्ता भी रात भर जागता रहा था, एकदम से खड़ा हो गया और दुम हिलाना शुरू कर दिया। तो मालिक ने उसको एक मखसूस आवाज़ में पुचकारा कि चलो। हाथ का इशारा किया तो कुत्ता दुम हिलाते ही बाहर की तरफ लपका। वो दोनों मियाँ बीवी जैसे ही बाहर की तरफ गए तो गांव के लोग भी शायद सोए नहीं थे। उनमें से भी कई लोग घरों से बाहर निकल आए और कहा, चलो हम भी इस उजाले का इंतज़ार कर रहे थे, चलो रेशमा बेटी को चल के ढूंढते हैं। और वो सब के सब उस कुत्ते के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। अब कुत्ता आगे आगे चल रहा था, गांव के तमाम लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और उस गांव का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसका नाम शोनीखा, मैं लफ्ज़ों के मामले में उर्दू में एक नाम लिखा है शोनीखा, तो हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ या इसको पढ़ने में जिस तरह लिखा मैं उस तरह पढ़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये गूगल में इसको सर्च किया जा सकता है। 4574 मीटर ऊंचा है शोनीखा पहाड़। तो वो उस पहाड़ की तरफ कुत्ता जाने लगा और गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। और चलते 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 कुत्ता उनको मुख्तलिफ रास्तों से लेकर जाता जाता पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया। और गांव के वो लोग जिसमें मियाँ बीवी आगे आगे थे वहीं तक पहुंच गए। वहीं पे उनको एक ऐसी गार सी नज़र आई जिसको पहले कभी भी वो नहीं देख सके थे। और वो गार के अंदर सारे दाखिल हो गए। वो गार तो नहीं थी, इस अंदाज का रास्ता बना हुआ था जैसे गार होती है लेकिन ऊपर से खुली हुई थी। जो गार होती है, केव होती है, वो ऊपर से भी बंद होती है, घुप अंधेरा होता है, लेकिन ये एक रास्ता सा था गार नुमा, ऊपर से खुला हुआ, नीचे गार नुमा। उसके पीछे ये चलना शुरू हो गए। कुत्ता चलते चलते सूंघते सूंघते उस रास्ते की तरफ जा रहा था। और जब वो एक बिल्कुल उसके एंड में पहुंचे तो उनको एक पत्थर का बना हुआ दरवाजा सा नजर आया, इस अंदाज में जो आधा खुला हुआ था। वो हैरान हुए। कुत्ता उस दरवाजे तक पहुंचा और जाकर भौंकना शुरू हो गया। और उसके भौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने रेशमा को पा लिया हो, रेशमा को देख लिया हो। वो इस अंदाज में तेज तेज भौंक रहा था, रेशमा की तरफ देख के भौंकता, पीछे मुड़ के गांव वालों की तरफ देख के भौंकता कि ये देखो रेशमा को मैंने ढूंढ लिया। मियाँ बीवी को रोक के गांव के दो नौजवान आगे की तरफ बढ़े कि आप रुकें, आपको अंदर नहीं जाना, हम देखते हैं पहले क्या देखा इस कुत्ते ने। वो दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा सामने रोशनी थी और रेशमा सामने जमीन पे बैठी हुई थी। और ना सिर्फ वो जमीन पे बैठी थी बल्कि वो जमीन पे बैठ के उन्होंने एक लिखा कि वो सोत काट रही थी। एक इसी तरह का लफ्ज़ उन्होंने लिखा कि सोत काट रही है। हो सकता है इसको भी मैं पढ़ने में गलत कह जाऊं तो आई एम रियली सॉरी। सोत काट रही है। उन नौजवानों ने जैसे ही देखा तो बाप को पीछे इशारा किया कि ये रही रेशमा। बाप तेज़ी से आगे बढ़ा और बेटी को जैसे ही देखा, बेटी एकदम से छलांग मार के अपनी जगह से खड़ी हो गई और बाप से लिपट गई। बाप से लिपट के रोना शुरू हो गई। बाप अपनी बेटी को चूमे जा रहा था। माँ भी भागते हुए आगे आ गई, बेटी के गले लगी और बेटी को चूमना शुरू हो गई। माँ बाप बेटी को चूमे जा रहे थे कि बेटे कहाँ चली गई तू रेशमा। और जब बेटी को गले लगा लिया, चूम लिया तो बाप बोला चलो बेटा घर चलते हैं। तो रेशमा ने कहा नहीं बाबा, अब मैं घर नहीं जा सकती। परियां और जिन्नात जो मुझे यहां उठा कर लाए हैं उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की है कि मुझे आखिरी दफा अपने बाप से, अपनी मां से मिलना है।
तो वो मेरी बात मान गए हैं और इतनी भी इजाज़त दे दी है कि हाँ, मैं अपने माँ बाप को कहानी सुना सकती हूँ, लेकिन बाबा मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बूढ़े माँ बाप और गांव वाले सारे ये बातें सुन रहे थे, सारे परेशान हो गए कि माजरा क्या है। वो कहानी सुनना चाहते थे कि क्या वाकया है जिसकी सुनाने की, उस वाकये को सुनाने की रेशमा को इजाज़त मिल गई थी। तो रेशमा ने सुनाना शुरू किया कि बाबा, माँ ने मुझसे पूछा था परसों, जब मैं शाम को पहुंची थी तो खामोश सी थी। माँ मुझसे पूछ रही थी क्या हुआ। उस वक्त तक मैं खुद उलझी हुई थी, क्योंकि उस शाम को ऐसा हुआ था कि मैं रूटीन के मुताबिक भेड़ बकरियां चराते चराते शाम को जब घर के निकलने का टाइम हुआ, कि वापसी का टाइम हुआ है, तो मैंने देखा मेरे सामने एक हसीनो जमील लड़की सी आई है और वो दूर खड़ी होके मुझे देखना शुरू हो गई है। मैं हैरान हुई कि ये लड़की यहां की तो नहीं है। उसने इतने नफीस और इतने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे कि इससे पहले मैंने इतने खूबसूरत और इतने नफीस कपड़े नहीं देखे थे। ऐसे लगता था जैसे सुन रखा था मैंने किस्से कहानियों में कोई महाराजा होता है, कोई बादशाह होता है, क्योंकि उस वक्त तो अमीर राजे महाराजे और बादशाह ही होते थे। तो मेरी माँ ने जो मुझे कहानियाँ सुना रखी थी कि जिस तरह उनके नफीस लिबास होते थे, उसका लिबास भी ऐसा रेशमी, ऐसा नफीस था जिसको देख के मैं हैरान रह गई। और जितनी वो खूबसूरत थी, मैं देख के चौंक गई। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। वो खड़ी मुझे दूर से देखती रही। मेरा दिल चाहा मैं उसकी तरफ जाऊं। मैंने उसको आवाज भी दी। मुझे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको पुकारा, कौन हो तुम, मेरे पास आओ, क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रही हो। मैंने ऐसी कई आवाजें लगाई, कई ऐसी बातें की, लेकिन वो खड़ी तकती रही। वो अपनी जगह से हिली नहीं। यहां तक कि मैंने सोचा कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए और मैं आहिस्ता से उसकी तरफ जाना शुरू हो गई कि इस लड़की से मिल सकूं। लेकिन मैंने उसी लम्हे देखा वो लड़की मुड़ी और तेजी से आगे चली गई। तो मैं अपनी जगह पर रुक गई कि शायद वो मुझसे नहीं मिलना चाहती। अब वो जा चुकी थी। तब मैंने भेड़ बकरियों को लिया और घर की तरफ रवाना हो गई। जब मैं घर पहुंची तो सोच रही थी, मां ने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैं क्या बताती। एक लड़की देखी जो चली गई। मैंने इस बात को इग्नोर किया। अगली सुबह जब मैं घर से रवाना हुई तो मां ने फिर मुझसे पूछा और मैंने कहा नहीं मां, कोई बात नहीं है। और मैं आ गई कि एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जब मैं आज वहां पहुंची, उसी तरह सब कुछ नॉर्मल था। मैंने दिन का खाना खाया, कुत्ते को भी खिलाया, और जब शाम होने लगी तो एक ऐसी आवाज आई जैसे जमीन हिलना शुरू हो गई हो। एक ऐसी आवाज थी जैसे गड़गड़ाहट की आवाज आती है, ऐसी आवाज थी जैसे जलजला आता है, ऐसी आवाज थी जैसे पूरी जमीन लरज रही हो। चलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत ज्यादा लोग हों और वह इकट्ठे जमीन पे कदम रख रहे हों, और उनके कदम रखने की आवाज़ से एक जो धनक पैदा हो रही थी, धम धम धम, उससे पूरी ज़मीन कांप रही थी। मैं डर गई। बकरियां भी एकदम से डर गईं और बकरियां भी चीखना शुरू हो गईं, बोलना शुरू हो गई, मैं करना शुरू हो गई। मैं भी परेशान हो गई। कुत्ता भी उस सिमत को देख के भौंकना शुरू हो गया जिस सिमत कल मैंने एक लड़की को देखा था। लेकिन अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं था सिवाय इसके ज़मीन हिल रही थी, धम धम की आवाज़ थी, और कोई इस अंदाज में कई लोग चलते हुए आ रहे थे जिससे जमीन हिल रही थी। मैं भी अपनी जगह से खड़ी होके उधर देखना शुरू हो गई। कैसा मंजर था, बकरियां भी चीख रही हैं, कुत्ता उस तरफ मुंह करके भौंक रहा है, और एक धन 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 की आवाज आ रही है। कि तभी मेरी आंखों ने देखा जिस तरह की लड़की को मैंने देखा था, उस तरह की कई लड़कियां जो इंतहाई खूबसूरत थी। जिस लड़की को मैंने देखा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आगे चलती हुई आ रही हैं, और उनके पीछे जो चलते हुए आ रहे हैं उनके चेहरे इंतहाई भयानक हैं, और वो साइज में इतने बड़े हैं जैसे 4 इंसानों को इकट्ठे कमर से कमर मिलाकर खड़ा कर दिया जाए तो उसकी जो सेहत बनेगी, जो मोटापा बनेगा, वो एक बराबर था। जो उनके पीछे चलता हुआ आ रहा था 4 इंसानों के बराबर एक था वो।
बहुत मोटा, और उसका कद भी तकरीबन कोई 8 फुट 9 फुट ऊंचा था। लेकिन वो जो लड़कियां आगे आ रही थी, इंतहाई खूबसूरत और नफीस लिबास पहने हुए चलती हुई आ रही थी। लेकिन वो जो पीछे चलते हुए आ रहे थे, इतने ज्यादा थे तादाद में और इतने भारी भरकम थे कि 4 इंसानों के बराबर एक बंदा, एक वो था भयानक सा, और वो इतने ज्यादा था कि उनके चलनों से धम धम धम, उसके चलने की वजह से वो आवाज आ रही थी। मैं डर सी गई। उनके आगे आगे जो एक चल रही थी, उसके बड़े बड़े पर थे। उसके कपड़े इतने नफीस थे कि उसमें से लगता था जैसे रोशनियां निकल रही हों। उसके बाल, और उस बालों के ऊपर जो सबसे आगे थी, उसने ताज पहन रखा था। ऐसा ताज जो मैंने इससे पहले नहीं देखा था, सफेद मोतियों से जुड़ा हुआ ताज। और वो चलते चलते बिल्कुल मेरे करीब आ गए, और वो जो आगे आगे ताज पहने हुई थी, वो बिल्कुल चलती हुई मेरे पास आई, और बाकी वहीं पे सारे रुके हुए थे, और मुझसे बोली, रेशमा तुम हो। मैं इतनी खौफजदा थी, मैं इतनी कांप रही थी कि मेरे मुंह से, जुबान से कोई जवाब तो ना निकला। मैंने ऐसे गर्दन हिला दी कि हां रेशमा मैं हूं। तो तभी वो बोली, रेशमा हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। मैं एकदम से घबरा गई, मैं कांप रही थी, मैं डरी हुई थी, लेकिन यह क्या मंजर था कि वो मुझे अपने साथ लेने के लिए आए थे। मैं इधर उधर देखना शुरू हो गई कि किसी को मदद के लिए पुकारूं क्या, कोई और गांव का शख्स यहां पे मौजूद है, कोई इंसान मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, मैं उसको आवाज दे सकूं कि मुझे बचाओ। ये कौन लोग हैं जो इनके पीछे वो भयानक से लोग खड़े हुए हैं, और इतने ज्यादा तादाद में हैं कि हमारे गांव के सारे लोग भी चाहे भी तो मिलके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। 4 इंसानों के मुकाबले में वो एक भारी भरकम काफी था। तो वो बोली, रेशमा हम परियां हैं, हमसे डरो मत। और जो जिनको पीछे खड़ी हुई देख रही हो, जो इतने ज्यादा तादाद में हैं, जो भारी भरकम हैं, ये जिन्नात है, ये हमारी फौज है, हमारी हिफाजत के लिए। और हम परियां हैं, और मैं इन परियों की मलका हूं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और मैंने एकदम अपनी भेड़ बकरियों की और कुत्ते की तरफ देखा तो वो बोली, परेशान मत हो, तुम्हारा कुत्ता इनको वापस ले जाएगा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ चाहूं भी तो नहीं कर सकती, मैं मजबूर थी, और मुझे लगा मुझे इनके साथ जाना ही होगा। और पता नहीं क्या हुआ कि मैं खामोशी से इस अंदाज में आगे बढ़ गई कि जैसे मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उनके साथ चल पड़ी, उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं। हाँ, सिर्फ ये हुआ, एक रास्ता बना दिया गया था, जो आगे आगे परियां खड़ी थी, उनके पीछे वो बड़े बड़े जो जिन खड़े थे, जो उनकी फौज थी, जिनके कद 8 फुट ऊंचे थे, उनके मुंह इतने बड़े बड़े थे, सर उनके गंजे थे, और उनके सर पीछे की तरफ पिचके हुए थे, उनका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ था। एक ऐसा मुंह निकला हुआ था आगे की तरफ, पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट सा था, पिचका हुआ सा था, और आगे मुंह अजीब सा एक निकला हुआ था, और हर गंज के ऊपर 2-2 सींग थे। और उन्होंने अपने अपने नाकों के अंदर, जितने भी वो जिन्नात थे, सबके जो नाक थे, उन्होंने उसके अंदर गोल गोल कड़े टाइप डाले हुए थे। उनके नाक के अंदर जितने भी जिन्नात थे, कड़े डले हुए थे। और जब मैं आगे की तरफ बढ़ी, जो मेरी तरफ ही मुंह करके खड़े थे, वो परियां आगे थी, और उनके पीछे वो फौज थी जो दूर तक नजर आ रही थी मुझे फौज। एकदम से जब मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने इस अंदाज में हट से गए कि एक रास्ता सा बन गया, कुछ लेफ्ट की तरफ हो गए, कोई राइट की तरफ हो गए, इस अंदाज में बीच में रास्ता बना दिया गया। और जैसे ही रास्ता बना, वो जिसने अपने आप को मलका कहा था, वो उस रास्ते से दाखिल हुई, और उसके पीछे मैं दाखिल हुई।
और वो जितने भी जिन्नात जिनके नाक के अंदर कड़े डले हुए थे वहीं पे खड़े रहे, और जितनी भी आगे परियां खड़ी थीं वो उस रास्ते के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। अब आगे आगे मलका थी, उसके पीछे मैं थी, और उसके पीछे परियां चलती हुई आ रही थीं। यहाँ तक कि जब परियां भी अंदर दाखिल हो गईं तो वो जिन भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पीछे आना शुरू हो गए, और यूं हम चलना शुरू हो गए। चलते 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 हम पहाड़ की इस जगह के अंदर पहुंच गए। बाबा, अम्मा और भी बहुत सारी बातें हुई। मैं लेकिन जब पहुंच गई मैं रोना शुरू हो गई। मैं डरी हुई थी। मुझे शदीद ख्वाहिश थी अपने बाबा को, अपनी अम्मा को देखने की। तो मुझे रोते देख के उसने कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकती रेशमा, हम तुम्हें लेने आए थे, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, और ये जगह हमारा ठिकाना नहीं है, आना जाना जरूर यहां पे रहता है, रो मत। तो बाबा, मैंने उनसे कहा मुझे अपनी मां से मिलना है, अपने बाबा से मिलना है, और उनको बताना है मेरी मां मेरा बाप बहुत परेशान होगा। मैं आज तक घर से बाहर नहीं रुकी, ये जिंदगी में पहली दफा है कि मैं रात को घर में नहीं हूं, मेरे बाबा बहुत परेशान होंगे। तो वो मलका मेरे पास आई और कहा, ठीक है, कल तुम अपने मां बाप से मिल सकती हो। गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि रेशमा बुरी लड़की निकली, रेशमा कहां चली गई, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे मां बाप गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि रेशमा भाग गई। तो वो मलका मुस्कुराई और बोली, नहीं, गांव वाले भी तुम्हारे मां बाप के साथ आएंगे, और तुम्हें इजाजत है, तुम अपने मां बाप को यह कहानी सुना सकती हो कि तुम्हें हम लोग लेके आए हैं, लेकिन इसके ज्यादा तुम कुछ भी नहीं बताओगी। तुम्हें हम इतनी इजाजत देते हैं कि उनको बता सको कि तुम्हें परियां और जिन्नात यहां पे लेके आए हैं। और हां, अगर वो शक करें जिस तरह तुम सोच रही हो, तुम्हें गलत सोचें या उनके दिल में कोई वहम आए, तो उनको कह देना हम उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, क्योंकि हम रेशमा को लेके जा रहे हैं। तो अपने माँ बाप से और गांव वाले से कह देना एक ख्वाहिश वो जो भी मुंह से निकालेंगे उनकी ख्वाहिश को हम पूरा कर देंगे, ताकि उनको यकीन आ जाए कि रेशमा को कोई और नहीं जिन्नात और परियां लेके गई हैं। लेकिन इससे ज्यादा तुम उनको कुछ भी नहीं बताओगी। जब उसने अपने माँ बाप को ये वाली बात बता दी तो रोना शुरू हो गई, और उसके बाप ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा, तुम्हें हर सूरत में लेके जाऊंगा। तो एकदम से बाप से अलग हुई और बोली, ना बाबा ना, अगर आपने मुझे ले जाने की कोशिश की तो आप समेत ये सब गांव वाले मारे जाएंगे। उन्होंने मुझे क्लियर कह दिया था कि तुम नहीं जा सकती, उन्होंने तुम्हें लेके जाने की कोशिश की तो सब के सब मारे जाएंगे। हाँ बाबा, मैं देख चुकी हूं, वो बहुत ताकतवर हैं, आप सब के सब मारे जाओगे, मैं नहीं जा सकती। मुझे जितनी इजाज़त मिली थी वो मैंने आपको बता भी दी सारी कहानी, और गांव वालों को भी बता दी। अब आप लोग एक अपनी शर्त बताएं जो मानने को तैयार हैं। गांव वाले आपस में मशवरा करना शुरू हो गए। वो बुजुर्ग माँ बाप भी गांव वाले के पास गए तो वो सब बोले, रेशमा गलत नहीं कह रही, हमें अपनी शर्त बतानी चाहिए, ये रेशमा को नहीं जाने देंगे, और वो सही कह रही है, रेशमा को और हमें ये मार देंगे। तो गांव वालों के मशवरों से उनके वालिद ने एक जो शर्त बताई वो ये थी, उन्होंने कहा उनके जहां खेत थे वहां पे एक बहुत बड़ी बंजर जमीन थी जिसका नाम था गट तंगमा। ये रियल जगह है जो उन्होंने कहा है। गट तंगमा नामी जो जगह है वो ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी है। हम गरीब लोग हैं, हमारी बेटी को तो हम वापस नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर वो गट तंगमा बंजर ज़मीन को ये आबाद कर दें तो इन गांव वालों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। जो गांव के गरीब लोग हैं वो भी उससे अनाज हासिल कर सकेंगे। तो रेशमा ने कहा, रुकें बाबा, मैं उनसे बात करती हूं। रेशमा और आगे चली गई, अंधेरे में गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई, सारे इंतजार में थे। तो रेशमा ने कहा, हाँ बाबा, उन्होंने आपकी शर्त को मान लिया है। वो बहुत बड़ी जमीन जो गट तंगमा है, जो बंजर और वीरान है, वो कहते हैं आज रात ही हम आबाद कर देंगे।
वो बंजर ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी। लेकिन अपने बाबा से कह दो कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाएं और तुम्हारे बाबा उसी ज़मीन के ऊपर रात को पहुंच जाएं और आंखें बंद करके बैठे रहें। सुबह होने से पहले पहले वो गढ़तंगमा जो ज़मीन है, तुम्हारी बंजर ज़मीन, वो आबाद कर दी जाएगी, ज़रखेज़ बना दी जाएगी। और बाबा, मैं आपको आखिरी दफ़ा खुदा हाफिज़ करने आई हूँ। और फिर से वो अपने बाप और माँ के गले लग गई और लिपट के रोती रही। शायद वो इन कुछ ऐसे राजों से वाकिफ़ हो चुकी थी, जो जान चुकी थी कि अब वापसी नामुमकिन है, बेहतर यही है माँ बाप को रवाना किया जाए। जब उसने अपने माँ बाप से मिल लिया, माँ बाप को खुदा हाफिज़ कर लिया, तो वो रोती हुई आंखों से आंसू पूछती हुई वहाँ से चली गई और अपने माँ बाप को ये बता के गई थी, जो आपको कुत्ता भी लेके आया है इस गार तक, उनकी मर्जी थी। उनकी मर्जी ना होती तो कुत्ता भी यहाँ तक ना लेके आ सकता, क्योंकि मुझे उन्होंने ही कहा था कुत्ता वापस घर तक भी पहुँच जाएगा। और मैंने उनसे पूछा था मेरे माँ बाप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। उसने कहा था तुम परेशान मत हो, उसका भी हम बंदोबस्त कर देंगे। ये उन्होंने ही बंदोबस्त किया है कि कुत्ता आपको यहाँ तक लेके आया है। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को अलविदा करके रोते बिलखते घर की तरफ आ गए। सारा गांव बहुत उदास था, सारा गांव बहुत उदास। शाम हो गई, रात हो गई। रेशमा की मां ने रेशमा के बाप से कहा, जाइए उस बंजर जमीन के अंदर बैठ जाइए। बेटी तो चली गई, हम गरीब लोग हैं, शायद नसीब में यही लिखा था, हम बेटी को वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम इस जमीन को आबाद करके गरीबों की मदद की जा सकती है। क्योंकि बेटी ने यही कहा था, माँ जो नसीब का लिखा होता है वो हो के रहता है। ये नसीब में कुछ समझ लीजिए ऐसा लिखा था कि मुझे इन परियों और जिन्नात के साथ कहीं जाना था, इसलिए मैं जा रही हूं। और माँ बाप ने भी गरीबों के लिए मांगा था। और बाप घर से सर झुकाए बेटी को सोचते हुए चलता चलता उस वीरान बंजर जमीन के बीच में पहुंच गया, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। गांव के लोग भी बेचैन थे, वो देखना चाहते थे कि आज रात को क्या होने जा रहा है, आज रात को क्या होगा। वो इतनी बड़ी बंजर जमीन एक रात के अंदर कैसे आबाद हो जाएगी। आज कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। गढ़तंगमा के अंदर वो बुजुर्ग चलते चलते दरमियान में जाकर बैठ गया। जैसे उसको बेटी ने कहा था वैसे ही उसने करना था। जब बिल्कुल दरमियान में बैठ गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उस बंजर गढ़तंगमा जमीन के अंदर आंखें बंद करके वो बैठ गया। उसको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एकदम से उसके कानों ने आवाज सुनी, आंधी चलना शुरू हो गई है। लेकिन आवाज बिल्कुल आहिस्ता सी थी, हवा चलने की आवाज जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हवा की आवाज शाएं शाएं से ऐसी आंधियों में बदलती जा रही थी जैसे लगता था कि बहुत सारी चीजें उड़ रही हों। दरख्तों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे बहुत तेज हवा चल पड़ी हो। दूर दूर जो दरख्त कहीं मौजूद थे वो इस अंदाज में लहरा रहे थे, उनके पत्ते शोर कर रहे थे कि आवाज इतनी तेज है जैसी शदीद आंधी आ जाती है। और उस तेज आंधी की आवाज को सुनते सुनते रेशमा के बाप ने आवाज को सुना। ऐसी एक आवाज आ रही थी जैसे जमीन लरज रही हो, ढस ढस ढस। जैसे पहले दौर में फौजें जंग लड़ने के लिए आती थीं तो लाखों की तादाद में इंसान लड़ने के लिए फौज की सूरत में जब आ रहे होते थे, तो वो लाखों इंसान जब इकट्ठे लाइनें बना के पैदल चलते थे तो वो एक कदम से कदम मिलाते थे। तो वो जब कदम ज़मीन पे रखते थे तो लाखों इंसान का कदम जब ज़मीन में पड़ता था तो एक आवाज़ आती थी, धज धज
धज धज। ऐसी ही एक आवाज रेशमा का बाप बैठा सुन रहा था और उस आवाज से महसूस होता था कि जमीन बाकायदा हिल सी जाती है। जैसे वो आवाज आती है धज धज तो जमीन बाकायदा हिलती है। और वो आवाज़ जो सामने की सिमत से आ रही थी, उसको आंखें खोलने की इजाज़त नहीं थी कि उसके कानों ने महसूस किया कि सामने की सिमत से जैसे कोई बहुत ज़्यादा लोग हों, भारी भरकम लोग चलते चलते उसके सामने आए और उसके बाद उसके इर्द गिर्द फैलना शुरू हो गए, क्योंकि वो उस बंजर ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में बैठा था और उसके चारों तरफ दूर दूर तक बंजर ज़मीन थी। अब वो डज डज की आवाज़ रुक चुकी थी। वो आंधी भी एकदम से रुक गई। जब तक वो आंधी चलती रही, उसी आंधी के बीच में ही वो डज डज की आवाज़ आई। ज़मीन भी हिल रही थी, लेकिन वो जब चारों तरफ फैल गए तो एक खामोशी सी छा गई और साथ ही कानों ने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई पत्थरों को तोड़ रहा हो। बड़े बड़े पत्थर हों, लुढ़कते हुए आ रहे हों, उन पत्थरों को कोई तोड़ रहा हो। और ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे सरगोशियों में कोई किसी से बात कर रहा हो, लेकिन आवाज़ ज़ुबान ऐसी थी जिसको समझना नामुमकिन था। अजीबो गरीब सी आवाज़, लेकिन लगता था कि ये भारी भरकम गले हैं। जो भी बोलने वाले हैं उनके गलों की आवाज़ इंसान के गलों से कई गुना ज़्यादा भारी भरकम है। इस तरह की आवाज़ें। और वो आपस में क्या बातें कर रहे थे कि बेलचों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे बेलचों से ज़मीन को खोदा जा रहा हो, पत्थरों को तोड़ा जा रहा हो। ऐसा लगता था कि उस ज़मीन पे आंखें बंद करके उस बुज़ुर्ग को महसूस हो रहा था जैसे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा तादाद में भारी भरकम कोई मौजूद है जिसकी बात करने से, जिसके गले से आवाज़ आती है तो भारी भरकम है, उसके हिलने से, उसके चलने से ज़मीन बाकायदा लरजती है, हिलती है। और वो इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं कि हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन कुछ काम करने में मसरूफ़ हैं। वहीं पे बंद आंखों के साथ भी उसने देख लिया कि जैसे रोशनी सी आती है। घुप अंधेरा है, रात का टाइम है, अभी तक वो बुजुर्ग बैठा आवाज़ों को सुन रहा है, लेकिन जैसे कोई आग के गोले हों, कोई आग की तपिश हो, उसको ऐसे महसूस होता कि एकदम से तेज आग की तपिश उसके करीब से गुजरी है। और बंद आंखों को भी एक रोशनी सी महसूस होती है। एक ऐसी रोशनी, अगर आप आग के पास बैठे हों, आंखें बंद कर लें, तो फिर भी बंद आंखों से घुप अंधेरे के बावजूद आप आग की रोशनी को महसूस कर सकते हैं, आग की तपिश को अपने जिस्म पे महसूस कर सकते हैं। उसका जिस्म ऐसे तप रहा था जैसे इर्द गिर्द आग ही आग हो और रोशनी सी होती हो, लेकिन एक हलचल सी थी। वो नहीं जानता था कि उनके साथ क्या है, कैसे हैं। आंखें खोलने की उसको इजाज़त नहीं थी, लेकिन बेटी की ज़ुबान पे उसको यकीन था। बेटी ने कहा था, बाबा आपकी बात को, आपकी ख्वाहिश को, आपकी शर्त को मान लिया गया है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आंखें मत खोलिएगा। और वो बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। उसके इर्द गिर्द इस तरह का काम होता रहा, यहां तक कि बैठे 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 शायद वो लम्हे आ पहुंचे जब सूरज तलू होना शुरू होने वाला था, जब सुबह की रोशनी फैलना शोर हो गई थी। अभी रोशनी फैली नहीं थी कि एकदम से एक ऐसी आवाज़ सी आई जैसे फिर से आंधी चलना शुरू हो गई हो। और आंधी की आवाज़ के साथ ही उस बुज़ुर्ग को बैठे हुए महसूस हुआ कि जितने भी पत्थर तोड़ने की, बेलचे चलाने की, लकड़ियां काटने की, जो जो अजीब व गरीब सी आवाज़ें थी बोलने की, वो बंद होती जा रही थी, जैसे अपने अपने सामानों को लपेटा जा रहा हो, कंधों पे डाला जा रहा हो। और फिर से वो चलते हुए जो इर्द गिर्द मौजूद थे सामने की तरफ जाना शुरू हो गए। और तभी आंधी भी शुरू हो गई, ज़ोर शोर से आंधी। और वो सब दूर जा रहे थे।
कान सुन पा रहे थे कदमों की वो आवाज़ जो धक 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 पैदा कर रही थी। वो बुज़ुर्ग जो रात सारी कांपता रहा था, दिल की धड़कन जिसकी तेज़ थी, वो खौफजदा होकर बैठा हुआ था। बेटी ने वादा किया था मेरे बाप को कुछ नहीं होगा, बस आंखें मत खोलना। उसने आंखें नहीं खोली थी। अब वो जो कुछ भी था उसके इर्द गिर्द जिसको वो देख नहीं पाया, वो दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, दूर, यहाँ तक कि आवाज़ जब बहुत दूर चली गई तो वो आंधी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। और जब बिल्कुल खामोशी छा गई, हर तरफ खामोशी हो गई, तो वो अपनी जगह से बैठे बैठे उसने सोचा कि अब तो रोशनी आ गई है, अब तो ऐसे लगता है सुबह हो गई है, रात का अंधेरा ख़त्म हो गया है, उजाला फैलने लगा है, आंखें महसूस कर पा रही हैं उजाला है, अब तो मैं आंखें खोल दूं। और उसने आहिस्ता 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 अपनी आंखें खोली और जैसे ही देखा उसने हैरान रह गया कि वो इतना बड़ा वीरान बंजर सी जो जगह थी वो सब की सबको इस तरह जैसे एक ही रात के अंदर हल चला के उसको नीचे से ठीक करके उसको इस आबाद में बंजर ज़मीन को ठीक कर दिया गया था। जैसे उस दौर में हल तो नहीं होते थे, इंसान भैंस से, गाय से, बैल से हल चलाते थे, लेकिन वो एक रात के अंदर उस बंजर ज़मीन को इस तरह ठीक कर दिया गया था कि लगता था कि अब ये कोई भी चीज़ उगाने के काबिल हो गई। और हैरत की बात यह थी वो दूर दूर तक जो बंजर ज़मीन थी उसके इर्द गिर्द पत्थरों की दीवार भी बना दी गई थी कि कोई जानवर अंदर ना आ सके। उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार भी कायम कर दी गई थी और उस पूरी बंजर जमीन को ठीक कर दिया गया था इस अंदाज में ठीक कि अब वो उगाने के काबिल थी। और वो हैरान हो गया, एक रात के अंदर उस बंजर जमीन को उगा तो नहीं दिया गया था, लेकिन उगाने इस अंदाज में ठीक कर दिया गया था, सही कर दिया गया था कि अब वो उस पे अनाज उगा सकते थे। रेशमा का बाप वहां से उठा, घर की तरफ गया, तो जैसे गांव पहुंचा तो वहां पे एक चीखो पुकार की आवाज थी। गांव का एक नौजवान चीखो पुकार कर रहा था। सब गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। वो भी भागता हुआ रेशमा का बाप, उसके बाप पहुंचा कि क्या हुआ है इसे। तो उस नौजवान ने बताया कि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। वो जिंदा था लेकिन उसकी आंखों को निकाल लिया गया था। वो चीखो पुकार करते करते बेहोश हो गया। उसको होश में लाने की कोशिश की गई। उस दौर में जो हकीम होते थे उनको बुलाया गया, उसको ट्रीटमेंट दी गई, सारा कुछ किया गया, यहाँ तक कि वो बेहतर हो गया। जब इस कंडीशन में हुआ कि बता सके, बोल सके, तो फिर उससे पूछा गया क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो उसने बताया कि मैं भी उसी गार में गया था, वो बातें मैंने भी सुनी थी। कहा गया था कि रात को रेशमा का बाप उस बंजर ज़मीन के अंदर बैठेगा आंखें बंद करके, लेकिन मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं देख सकूं उस बंजर ज़मीन में क्या होगा उस रात के अंदर। गांव वालों को हुक्म दिया गया था कि सब अपने घरों में मौजूद रहेंगे, सब अपने घरों में मौजूद रहे, लेकिन मैं छुपके से छुप कर बाहर निकल आया देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। तो मैंने वो अपनी आंखों से मंजर देख लिया था। उस खेत के अंदर आंधी चली थी, बाकायदा आंधी, और उस वक्त जो भी वहाँ आए थे उनके कद 14-15 फुट ऊंचे थे और वो इतने भारी भरकम थे। उनका वज़न ऐसे था जैसे एक इंसान का वज़न कोई 8-10 इंसानों के बराबर हो। उसका कद भी इतना लंबा था और वो मोटे भी इतने थे, जब वो चलते थे तो दस दस की आवाज़ आती थी। और उनके साथ ऐसे जानवर थे जो हाथियों से भी बड़े थे। ऐसा जानवर मैंने पहले नहीं कभी देखा। हाथी इंसान ने देख रखा है जिसको सबसे बड़ा जानवर जाता है, लेकिन उसका साइज हाथी से भी बड़ा था। वो हाथी की तरह नहीं था। उसके 4 पांव हाथी की तरह जरूर थे, लेकिन वो कहता है वो 2 मुंह वाला था। उसके आगे भी मुंह थे, पीछे भी मुंह था। वो अजीब व गरीब जानवर था। और उन्होंने बेलचे उठाए हुए थे, उन्होंने लकड़ियां काटने की चीज़ें उठाई हुई थी, और वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि वो चलते हुए पहले सामने आए और उसके बाद चारों तरफ फैल गए। मैं सब उनको देखता रहा कि उन्होंने पत्थर तोड़े, वो कुछ चार दीवारी करने में लग गए, कुछ ज़मीन को खोदने में लग गए। वो जो बड़े बड़े जानवर वो अपने साथ लेके आए थे उनके साथ वो ज़मीन को खोदने में लग गए। वो बेलचों से काम कर रहे थे। वो इंसान नहीं थे, वो जिन्नात थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के जिन्नात।
मैं छुप के देख रहा था, मैं अपना सांस लेना भूल गया, मैं दबका हुआ था कि अगर इन्होंने मुझे देख लिया ये मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं अपने घर से दूर, काफी दूर छुप के इनको बैठा देख रहा था। वो बहुत खौफनाक थे। वो इंसान नहीं थे, वो जिन्नात थे। बड़े बड़े जिन्नात और बड़े बड़े जानवरों के साथ उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ ठीक किया, उस बंजर ज़मीन को ठीक किया, उस ज़मीन को आबाद कर दिया, उसके इर्द गिर्द चार दीवारी कर दी गई। और जब वो जाने लगे तो फिर से एक आंधी आई, दरख्त तेज आंधी की वजह से इस अंदाज में हिलना शुरू हो गए कि कुछ दरख्त बाकायदा जड़ समेत निकल के नीचे गिर गए। वो इतनी तेज आंधी थी। और मैं जो डरा दबका हुआ बैठा हुआ था कि कहीं मुझे देख ना लें, मैं डरा हुआ था कि उन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो जब जा रहे थे तो मैं खुश हो गया, मुतमईन हो गया कि किसी ने मुझे नहीं देखा और मैं बच गया हूं। और जब मैंने देखा सारे काफ़ी दूर चले गए हैं तो मैं अपनी जगह से एकदम से उठा हूं। मैं मुंह के बल ज़मीन पे लेट गया था। पहले मैं बैठा हुआ था, लेकिन खौफ की वजह से मैं मुंह के बल उल्टा यानी ज़मीन पे लेट गया था। यानी कि आपका जो पेट वाली साइज़ होती है वो ज़मीन की तरफ और कमर आसमान की तरफ, मैं उल्टा लेटा रहा। जब मैंने देखा वो सारे जा रहे हैं तो मैं अपनी जगह से उठा और उठ के खड़ा हुआ। मैंने अपने हाथ साफ किए और जैसे ही मुड़ा तो उनमें से एक भयानक सा वो जिन मेरे पीछे खड़ा था। उसके नाक के अंदर बहुत बड़ा कड़ा था, उसके दो बड़े बड़े सींग थे, उसके कान अजीबो गरीब से थे और उसके अंदर भी कड़े पड़े हुए थे। उसके गले के अंदर भी बड़े बड़े कड़े पहने हुए थे, बहुत बड़े बड़े गोल से कड़े थे उसके गले के अंदर। और मैंने उसे जैसे देखा मैं लरज़ गया, मैं कांप के वहीं पे खड़ा हो गया। और उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा पड़ा, शायद वो मेरे लिए ही खड़ा था। उसी लम्हे उसने अपनी दो उंगलियों को ऐसे, जो मोटी सी उंगलियां थीं आगे की, उसके नाखून बड़े हुए थे और उसी ने एक लम्हा भी नहीं लगा कि मुझे समझ नहीं आई। अभी मैं खौफजदा होकर हिल भी नहीं पा रहा था, अपनी जगह पे लरज़ के खड़ा था उस तरह की एक खौफनाक जिन को देख के कि उसने अपनी दोनों आंखें इस अंदाज में, अपनी उंगलियां जो आगे नाखून थे मेरी आंखों के अंदर मारी कि मेरी दोनों आंखें निकाल दी। और जैसे ही मैंने आखिरी लम्हा वो देखा था, उसके हाथों को बड़े बड़े भयानक से उसके हाथ थे जिसके नाखून बड़े हुए थे। वो नाखून मेरी आंखों में गए हैं और मेरी आंखें उसने निकाल ली हैं। उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आया। आंखें निकाली, आंखों के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये लम्हा याद है कि जलन सी हुई थी मेरी आंखों, मेरी आंखों में कोई चीज़ चुभोई गई थी। मैंने आखिरी दफ़ा उसके नाखून देखे थे और मैं चीखता रहा। फिर आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे बचाया, जो कुछ किया। अब मैं आपके सामने हूँ। वो सब मंजर मैंने देखा है, उन जिनात को ठीक करते हुए देखा है। मुझे नहीं पता उस ज़मीन का क्या हुआ, लेकिन जब वो जा रहे थे तब तक वो उसके चारों तरफ एक बड़ी सी पत्थरों की दीवार भी खड़ी कर चुके थे ताकि जानवर कोई ना जा सके, और उस बंजर ज़मीन को आबाद भी कर चुके थे। इस अंदाज़ में हल चला चुके थे, इस अंदाज़ में उन बड़े बड़े जानवरों से बना चुके थे कि अगर इंसान हम गाँव वाले मिल के करना चाहते तो हमें शायद साल लग जाते, हम फिर भी ना कर पाते, लेकिन उन्होंने एक रात में कर लिया था। और छुप के ये सारा मंजर मैंने देखा था, लेकिन मुझे शायद नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उस देखने की वजह से मैं अपनी आंखों से माजूर हो चुका हूं, आंखों से अंधा हो चुका हूं। उसके बाद उन गांव वालों ने उस जमीन को जो बंजर थी आबाद किया, उसको ठीक कर दिया गया था। उसके अंदर उनने अपनी जो भी फसलें उगाते थे, फसलें उगाई। गरीबों में भी उस ज़मीन को बांट दिया गया और उस गांव वालों के पास वो एक बहुत बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन आ गई थी। लेकिन उसके बाद रेशमा का कुछ भी पता नहीं था। रेशमा गांव वालों को कभी नहीं मिल सकी थी, रेशमा जा चुकी थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसी कबीले, जिसका नाम था रेशी, मेरे ख्याल में उसका नाम था इस कबीले का, या रेशी कबीले का एक फर्द जब पहली दफ़ा फौत हुआ था तो उन गांव वालों ने देखा था कि उसी पहाड़ की उसी चोटी पे दूर से ही उनको नज़र आया था कि जब पहली दफ़ा वो शख्स मरा था तो एक गांव का शख्स भागता हुआ आया था और उसने आके पूरे गांव वालों को बताया था कि वो देखो, उसी पहाड़ की उसी चोटी के ऊपर एक सुर्ख
लकीर सी बन गई है। इतनी बड़ी लकीर बन गई थी कि दूर होने के बावजूद, वो गांव से काफ़ी दूर था, पहाड़ बहुत ऊंचा था, उसके बावजूद वो सुर्ख लकीर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखी थी। उसके चीखने पे गांव वाले बाहर निकल आए थे और सब ने अपनी आंखों से देखा था, उस पहाड़ की चोटी पे एक सुर्ख लकीर बन गई थी। और उस शख्स को, जो उस कबीले का, रेशी कबीले का शख्स फर्द था, उसको जब दफनाया गया और दफना के गांव वाले वापस आए तो वो लकीर ख़त्म हो गई थी। तो बुज़ुर्गों का मानना यह था कि ये लकीर शायद उसके मरने की वजह से लकीर हमने देखी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था नहीं, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब फिर उस कबीले का एक और शख्स फौत हुआ तो उस दिन भी उन्होंने उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक सुर्ख लकीर को बना देखा था, और उस दिन उनको यकीन आ गया था कि इस गांव का जो भी फ़र्द जो इस रेशी कबीले से ताल्लुक़ रखता होगा, जब भी फौत होगा तो एक सुर्ख लकीर बन जाएगी। और वो आज भी उस गांव के उस पहाड़ की चोटी के ऊपर सुर्ख लकीर बनती है जब भी उस रेशी कबीले का कोई शख्स फौत होता है। तो उसके फौत होने पे वहां पे आज भी सुर्ख लकीर बनती है और सुर्ख लकीर ख़त्म हो जाती है। और जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं हमारे गांव की ये सच्ची कहानी है जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि वो ज़रखेज़ ज़मीन आज भी वहीं पे मौजूद है, लेकिन रेशमा जा चुकी है, लेकिन उसकी निशानी आज भी उस कबीले के फ़र्द के मरने पे सुर्ख लकीर सबको नज़र आती है। जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम फ़िदा अली सुलेमानी है और मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के ज़िला खरमंग के खूबसूरत गांव गवैस से है। ये कहानी गवैस गांव की है और गवैस गांव में मौजूद वो पहाड़ जिसका नाम मैंने आपको बताया, वो ज़मीन जो आबाद हुई थी उसका नाम था गट तंगमा, और वो जो पहाड़ जो उसको ऊंचाई जिसकी 4574 मीटर है, जिसका नाम है शोनीखा, आज भी उस शोनीखा पहाड़ की चोटी पे सुर्ख लकीर बनती है। ये थी कहानी आज की जो उन्होंने भेजी। वो कहते हैं हमारे बच्चे बच्चे की ज़ुबानी आप सुन सकते हैं, हमारे गांव की ये मशहूर कहानी है, तो मैंने उन्हीं की ज़ुबानी आपको ये कहानी सुनाई। आपको कहानी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो इन दो बातों का अगर आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी, वरना हो सकता है कहानी रह जाए। पहली बात कि जब भी आप कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या आप लिख के भेजें तो आप उसको सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप पे, लिखी हुई है तो सेंड कर दें, वॉइस मैसेज है तो सेंड कर दें, और एंड पे एक नया मैसेज आपने लिखना है अलग से, और उसमें लिखना है स्टोरी, STORY, स्टोरी लिख के आपने उसको सेंड कर देना। यानी आखिरी लफ्ज़ अलग से एक मैसेज में आपने स्टोरी लिखना है, उर्दू में भी लिख सकते हैं वरना इंग्लिश में लिखें स्टोरी। और दूसरी बात जिसका खास ख्याल रखना है, कहानी के शुरू में आप अपना नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, मुल्क का नाम, कहानी के जितने भी किरदार हैं वो सब के सब आपने हकीकी यानी कि रियल बताने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किरदारों को फ़र्ज़ी नाम दे दिया जाए तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख के भेज दिया करें कि इसका आप फ़र्ज़ी नाम ये रख लें। और जितनी दफ़ा आप कहानी भेजेंगे हर दफ़ा इन्हीं दोनों बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +9231665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।